हाँ जी सर। सर वेलकम बैक। ओके, अच्छा, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं सर? रिकवरी कर रहे हैं जो पहले छूटा था उसकी। आई होप इसके पहले वाला सेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, उसके बाद ही आप सेशन के अंदर में आए होंगे। बाय दिस टाइम हम लोग बेसिक्स, अलाउंसेस, परक्विजिट एंड डिडक्शन वाला पार्ट खत्म कर चुके हैं। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर। बोलो कौन सा? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यस और नो? यस। चलो लेट अस गो टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब देखो रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितने प्रकार के हैं, सुनना। रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितने प्रकार के हैं? पहला ग्रेचुटी, याद आ रहा है क्या? पहला क्या था बेटा? ग्रेचुटी। दूसरा क्या था? पेंशन। तीसरा क्या था? लीव एनकैशमेंट। और चौथा क्या था बोलो? वीआरएस। एवरीबॉडी। तो अगर हम देखें रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इनमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? इनमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है पहला है वो है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी इज द मोस्ट आस्क्ड रिटायरमेंट बेनिफिट। उसके बाद में अगर कुछ पूछा जाता है तो वो है पेंशन। इसके बाद में कुछ पूछा जाता है तो वो है प्रोविडेंट फंड। ये तीन रिटायरमेंट बेनिफिट सबसे बड़े हैं, अंडरस्टैंड करिएगा। ये तीन रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैसे हैं बेटा? सबसे बड़े हैं, राइट? और जो भी पूछा जाता है इसी में से पूछा जाता है। Why the hell this is not working? Oh yes, started working. No. आया। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स की अगर बात किया जाए तो पहला, कुछ तो गड़बड़ है भाई, इसको भी अटेम्प्ट लग रहा है मतलब जीवन में। ठीक है, गिव द हेडिंग, लेट मी चेक विद दैट। गिव द हेडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट, रजिस्टर में जाओ। पहला ग्रेचुटी, सेकंड पेंशन, तो गड़बड़ है भाई है जिसमें। सेकंड पेंशन, थर्ड वीआरएस, फोर्थ लीव एनकैशमेंट, फिफ्थ प्रोविडेंट फंड, सिक्स्थ एनीवन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, यस। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी क्यों दी जाती है और कौन से सेक्शन में कवर होती है? ग्रेचुटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, बराबर है। ग्रेचुटी दी क्यों जाती है? सीधा जवाब, बिकॉज ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। देयर इज एन एक्ट कॉल्ड एज ग्रेचुटी एक्ट विच मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर कि वो क्या प्रोवाइड करे? ग्रेचुटी प्रोवाइड करे। किसको प्रोवाइड करे? एम्प्लॉइज को। ये पहला रीजन है। दूसरा, कहा जाता है ग्रेचुटी देने का रीजन क्या है? क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से सर्विसेज लेता है। एम्प्लॉय अपनी पूरी मेहनत से सर्विस देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो उसकी सर्विसेज से खुश होकर के उसे क्या देना चाहिए? ग्रेचुटी देना चाहिए। हालांकि बोनस भी उसी रीजन की वजह से दिया जाता है, पर ग्रेचुटी इज अ काइंड ऑफ अ रिटायरमेंट बेनिफिट विच इज गिवन। अब ग्रेचुटी का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से होता है?
जो सैलरी होती है उसका ही एक पोर्शन कट कर लिया जाता है और उसके रिटायरमेंट पर्पज से उसको क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो लमसम अमाउंट उसके हाथ में पकड़ा दी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो ग्रेचुटी मिलती है वो रिटायरमेंट पे ही मिलती है। ग्रेचुटी आप ड्यूरिंग द सर्विस भी ले सकते हो इफ यू वांट, आप रिटायरमेंट पे भी ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसके मरने के बाद इसके घर वालों को भी मिलता है। यानी ग्रेचुटी के रिसीव्ड होने के 3 एस्पेक्ट है। कौन कौन से? ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ऐसे 3 एस्पेक्ट के टैक्सेशन हमें समझना है। ड्यूरिंग द सर्विस अगर कोई भी ग्रेचुटी आपको मिलती है तो ये टोटली टैक्सेबल है। चार्ट यहीं पे है तो आप यहीं से देख सकते हैं। ड्यूरिंग द सर्विस अगर कोई भी ग्रेचुटी मिलती है तो ये टोटली टैक्सेबल है। आफ्टर द डेथ अगर घर वालों को मिले, आफ्टर द डेथ लीगल हेड्स घर वालों को मिले तो ये टोटली एग्जम्प्ट है। दिस इज नॉट लाइबल टू टैक्स। यानी हमें मेजर जो ध्यान देना है ये ऑन रिटायरमेंट पे ही ध्यान देना है। मेजर जो हमें ध्यान देना है किस पे ध्यान देना है? ऑन रिटायरमेंट। ऑन रिटायरमेंट अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है तो क्या? 2 एस्पेक्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिलती है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिलती है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 2 एस्पेक्ट, इज ही कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट मतलब इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड, if the organization is covered under the gratuity act, बिकॉज हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए कवर्ड और नॉट कवर्ड ऐसी 2 सिचुएशन बनाई गई है। इफ ही इज कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, लोअर ऑफ फॉलोइंग विल बी टेकन एज एग्जम्पशन। लोअर ऑफ फॉलोइंग विल बी टेकन एज एग्जम्पशन। पहला, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, जितना रिसीव हुई पूरा का पूरा वो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। दूसरा, 15/26 into last drawn salary into number of years of completed service or part thereof in excess of 6 months। अब ये जो फॉर्मूला है ये खुद ग्रेचुटी एक्ट से लाया हुआ फॉर्मूला है, तो ये इनकम टैक्स का फॉर्मूला नहीं है, ये एज इट इज ग्रेचुटी एक्ट से लाया हुआ फॉर्मूला है। पहला है 15/26। अब 26 क्यों? इसका डेरिवेशन ये है कि हाफ मंथ सैलरी, जो ग्रेचुटी एक्ट में लिखा हुआ है वो वर्ड है हाफ मंथ सैलरी। सर हाफ मंथ है तो 15/30 होना चाहिए, 4 संडे हटाए गए थे, इसीलिए 15/26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी, अभी लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट से पहले जो आपने सैलरी ड्रॉ करी है दैट इज कॉल्ड एज लास्ट ड्रॉन सैलरी। यहां सैलरी का मीनिंग क्या है? अगर आप कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है, ऊपर हाईलाइट कीजिए, अगर आप कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है तो बेसिक प्लस डीए। यहां याद रखना डीए मे और मे नॉट बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। यहां डीए मे और मे नॉट बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, तो यहां पे सिंपल है बेसिक प्लस डीए। यहां सिंपल है बेसिक प्लस डीए अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रहे हैं, ठीक है। सब कुछ यहां लिखा है, रजिस्टर में लिखने का जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां लिखा है, इधर सुनना। तो अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रहे हैं, पहला 15/26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। सैलरी मतलब क्या लेना? बेसिक प्लस डीए, ठीक है। और ये 1 मंथ का लेना, ये कितने मंथ का लेना? 1 मंथ, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इसका मीनिंग क्या है? पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ का मतलब अगर 6 महीने से ज्यादा काम किया आप इसको पूरा 1 साल पकड़ेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड 9 मंथ्स, अगर आप 20 साल 9 मंथ्स 20 ईयर्स एंड 9 मंथ्स लेते हैं तो आप सीधा 21 ले सकते हैं। यस 21 ईयर्स ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ से ऊपर का जो भी है आप उसको क्या पकड़ेंगे? पूरा साल। लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा 15/26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, तीसरा मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 लाख। अब अगर आपको ग्रेचुटी एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से भी मिले तो भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 लाख। एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से भी मिले तो भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 लाख। ठीक है मालिक। अच्छा जी, यही अगर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है तो यहां पे लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल कॉमन है, दूसरा 20 लाख कॉमन है, सिर्फ एक चीज यहां पे बदल जाती है, हाफ। अब सर हम हाफ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो इनकम टैक्स ने अपना एक फॉर्मूला बनाया है, हाफ इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। क्या बेटा? एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। यहां पे एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स लिखा है, इसको एरो करके लिखिए। मां तो पेन नहीं चल रहा, यहां एरो करिए इसको,
एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ से वहां लिखिए प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट मतलब क्या? 10 मंथ्स एवरेज सैलरी प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने में आपका रिटायरमेंट हुआ है उस महीने को छोड़ दो, उसके पहले के 10 मंथ्स, उसके पहले के 10 मंथ्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इफ एन एम्प्लॉय रिटायर इन जनवरी, द 10 मंथ सैलरी विल बी मार्च टू डिसम्बर। समझ में आ रही बात? प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट वर्ड यूज्ड है। तो प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस मंथ आप रिटायर हुए हो उसके पहले के 10 मंथ का एवरेज सैलरी। अब यहां सैलरी का मीनिंग क्या है? फिर से ऊपर जाओ। यहां सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर, प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो वापस से, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है जरा समझिए। अगर आप कवर्ड है तो सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, अगर आप नॉट कवर्ड है तो सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, आ जाओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट। सुना, एक ये कहीं गिरा था क्या? सुना, वहाँ पे आरजे का या किसी और का पेंसिल लेना तो वो लेके आना। चार्जिंग तो हो गया, ये गिरा है ऊपर से, ये मोल्ड हो गया तेरे से या उससे किसी से गिरा, ठीक है कोई बात नहीं, वो लेके आ, ये रहने यहीं पे। हाँ जी, तो बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। अब ये सैलरी आप कितने मंथ्स के लिए लेंगे? 10 मंथ्स, क्योंकि एवरेज आपको कितने मंथ्स का लेना है? 10 मंथ्स। यस, सो वापस देखिए, हाफ इनटू एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। इफ यू आर नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, इफ यू आर नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, आप पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स नहीं ले रहे, यहाँ पे हम सीधा 10 मंथ्स सैलरी ले रहे। क्या ले रहे? 10 months salary and that too multiplied by number of year of completed service। यहाँ पे बताइए 20 years 9 months आप कितना लेंगे? 20 years। सिंपल, आप कितना लेंगे बेटा? 20 years, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 lakhs। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझिए। सीजनल एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय सीजनल एम्प्लॉय है, सीजनल एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अ सीजनल इंडस्ट्री। सर व्हाट डू यू मीन बाय सीजनल इंडस्ट्री? कैन यू गिव 1 or 2 एग्जांपल ऑफ सीजनल इंडस्ट्री? हाँ, छतरी। Yes or no? Seasonal industry, firecracker is a seasonal industry. Yes or no? Sugar is again a seasonal industry. तो seasonal industry के अंदर के employee अगर आप हैं, if you are covered under the Gratuity Act, 15/26 के जगह you have to take 7/26. You have to take 7/26. Yes or no? Right? अगर आप नॉन सीजनल है, अगर आप नॉन सीजनल, ये देखिए, इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉय आप क्या लेते हैं भाई? इंस्टेड ऑफ 15 यू हैव टू टेक इट 7, तो 7/26 हो जाएगा इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉय। लेकिन इफ यू आर नॉट कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट तो देर इज नो डिफरेंस। इफ यू आर नॉट कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट देर इज नो डिफरेंस, ठीक है। चलो वापस से एक बार सभी लोग, ग्रेचुटी ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ नॉट टैक्सेबल, ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्ड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। अब कुछ बातें जो हमारे समझने लायक है, अगर प्रॉब्लम ने ये बताया नहीं कवर्ड या नॉट कवर्ड तो हम क्या अज्यूम करें? नॉट कवर्ड। क्या अज्यूम करेंगे बेटा? नॉट कवर्ड। नीचे लिखो ये यहां पे, if problem does not specify, assume not covered in gratuity act। assume not covered in gratuity act। है ना बेटा?
चलो, कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट लोअर ऑफ कितनी चीज रहेगी बेटा? 3। पहला क्या रहेगा? एक्चुअल। दूसरा क्या रहेगा? 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, और यहां पे हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। बराबर है? चलो रजिस्टर में जाओ, इंपॉर्टेंट है तो लिखना भी पड़ेगा। बना पाओगे क्या चार्ट खुद से? चलो ट्राई करो मेरे साथ, आप मेरे को बताते जाओ, हम दोनों मिलके बनाते जाएंगे, ठीक है? ग्रेचुटी, काश मुझे सेक्शन याद होता। 10-10, ठीक है। कितने पार्ट बनाऊं? 3। पहले में क्या लिखूं? ड्यूरिंग द सर्विस, आफ्टर द डेथ क्या पकड़ा जाएगा? नील। ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2 पार्ट, covered under the Gratuity Act, not covered under the Gratuity Act, चलो पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? एक्चुअल लेस लोअर ऑफ ए एक्चुअल बी 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ years of completed service or part thereof in excess of 6 months. C. Maximum 20 lakhs. कवर्ड है तो पहले क्या ले लोगे? नॉट कवर्ड है तो पहले क्या ले लोगे? एक्चुअल लेस लोअर ऑफ ए एक्चुअल बी हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 months preceding the month of retirement into number of years of completed service. E. Maximum 20 lakhs. ठीक है, चलो
मीनिंग ऑफ सैलरी, लिखो लिखो। अगर कवर्ड है, नॉट कवर्ड है, बोलो। कवर्ड है तो क्या लेने का, बेसिक प्लस डीए। नॉट कवर्ड है तो क्या लेने का, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर। फॉर सीजनल एम्प्लॉय, covered not covered, take 7/26 इंस्टेड ऑफ 15/26। नॉट कवर्ड के अंदर में नो चेंजेस। नॉट कवर्ड के अंदर में क्या बेटा, नो चेंजेस। आहो, चलो, दिस वॉज ग्रेचुटी। एक से ज्यादा एम्प्लॉय से मिली तो ही मैक्सिमम लिमिट कितने रहने वाली है, 20 lakhs। इज दैट डन? यस। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पेंशन। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट बेटा, पेंशन। अगर मैं पेंशन की बात करूं, कम टू द नोट्स, अगर मैं पेंशन की बात करूं, सेक्शन कौन सा है, 1010A। पेंशन की अगर मैं बात करूं, सेक्शन इज सेक्शन 1010A। पेंशन कब मिलती है और किसको मिलती है? ऑलमोस्ट बहुत सारे एम्प्लॉयज को मिलती है, मेजरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। यस और नो? पेंशन क्या होता है भाई, ड्यूरिंग द सर्विस तो मिल ही सकता है, आफ्टर द डेथ भी मिल सकता है, ऑन रिटायरमेंट भी मिल सकता है। 99% रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। पेंशन दो तरीके से मिलता है, एक होता है लमसम अमाउंट मिल जाए, दूसरा होता है जो मंथली मिलते जाए। ठीक है, जो लमसम हो गया उसे हम कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। जो लमसम मिला उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कम्यूटेड पेंशन। और जो मंथली मिला इसे हम क्या कहते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन। इसे हम क्या कहते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है, अब समझते हैं। पेंशन अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, फुल्ली टैक्सेबल। पेंशन अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, फुल्ली टैक्सेबल। एक बात याद रखिए, अगर सर्विस के दौरान आपको कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है वो टोटली टैक्सेबल ही होता है। ठीक है, मरने के बाद मिले मतलब वो टेक्निकली आपको तो नहीं मिल रहा, आपके घर वालों को मिल रहा, इसे कहा जाता है फैमिली पेंशन। और फैमिली पेंशन कहां टैक्सेबल होता है, आईएफओएस। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाता है, बोलो जल्दी। आफ्टर द डेथ अगर मिलता है तो ये बन जाता है फैमिली पेंशन। जीते जी आपको मिले ये हुआ पेंशन, मरने के बाद आपके घर वालों को मिले फैमिली पेंशन। ठीक है, तो वो आईएफओएस में जाएगा टैक्सेबिलिटी के लिए, वो आईएफओएस में जाएगा टैक्सेबिलिटी के लिए। इज दैट डन? ऑन रिटायरमेंट कम्यूटेड होगा या अनकम्यूटेड होगा? कम्यूटेड का मतलब क्या होता है बेटा, लमसम। और अनकम्यूटेड का मतलब क्या होता है, एन्यूटी। और अनकम्यूटेड का मतलब क्या होता है बेटा, एन्यूटी। बराबर है, एन्यूटी मतलब मंथली आपको पेंशन दिया जा रहा है। अगर मंथली पेंशन मिल रहा है, इट इज टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आपको एन्यूटी मिल रहा है तो ये टैक्सेबल हो जाता है टू ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो कभी आपको अपने क्लाइंट को एडवाइस करना है कि पेंशन किस तरीके से ले, आप हमेशा उसे एडवाइस करें लमसम ले। क्योंकि अनकम्यूटेड पेंशन तो क्या हो जाता है, फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो। अगर ये कम्यूटेड पेंशन है मतलब एक साथ लंबा अमाउंट मिला है, तो दो बातें और होंगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो बातें होंगी, इज ही ऑल्सो रिसीविंग द ग्रेचुटी और नॉट रिसीविंग द ग्रेचुटी। मतलब हमें एक और चीज देखना पड़ेगा, इज ही ऑल्सो रिसीविंग द ग्रेचुटी और नॉट रिसीविंग द ग्रेचुटी। मान करके चलिए अगर ये ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है या ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है, इससे एग्जम्पशन अमाउंट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। इफ ही इज ऑलरेडी रिसीविंग ग्रेचुटी देन ओनली 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जम्प्ट। If he is not receiving the gratuity, only 1/2 of full value of pension is exempt. 1/2 of full value of pension is exempt. अब आप पूछेंगे what do you mean by full value of pension? Amount received divided by percentage of commutation. इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, तीन तरीके के एम्प्लॉय होते हैं और इन तीनों के कैटेगरी को अच्छे से समझना। पहला कैटेगरी होता है, तुम तीनों के नाम बोल दो भाई। दर्शन, तेरा, उदय, दर्शन, उदय, ओमकार, तीन कैटेगरी है।
पहला कैटेगरी होता है दर्शन, जो आके कहता है देखो मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मैं क्या करूंगा, मुझे मंथली एक अमाउंट चाहिए, आप मुझे मंथली अमाउंट दे दो। तो एक कैटेगरी क्या बनती है, जो हमसे मंथली मांगेंगे, हम टेक्निकल शब्दों में इन्हें क्या कहेंगे, अनकम्यूटेड पेंशन। इसके हाथ में वो क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल। दूसरा आएगा उदय, बराबर, दूसरा आएगा उदय। उदय क्या बोलेगा, भैया मेरे को लमसम दे दो, मेरे को ये मंथली मंथली नहीं चाहिए, कौन देखते बैठेगा हर महीने आए कि नहीं, आप एक साथ मेरे को दो, मेरे को जो करने का है मैं करेगा, बराबर है। एक साथ लमसम दे दिया, कौन सी पेंशन हो गई, कम्यूटेड पेंशन, उस केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा, बराबर है। तीसरा केस है जो सबसे ज्यादा चलता है, तीसरा जो केस है ये सबसे ज्यादा चलता है, पूछो कैसे। वो कहता है देखो मेरे को कुछ अमाउंट लमसम दे देना और कुछ अमाउंट मंथली देते जाना, इसमें दो तरफा फायदा होता है किसी भी पर्सन का। पूछो कैसे। रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़ी नीड्स तो होती नहीं, बात समझना, आपके मैक्सिमम शौक पूरे हो चुके हैं या अब इच्छा नहीं बची होती है। अरे हम ऑन रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमम इच्छा या तो पूरी हो चुकी है या तो उम्र हो चुकी है, मतलब क्या ही समझ रहे हो। हाँ, अब वो नो अभी जैसे तुम थोड़े से बच्चे थे, तुमको काफी क्रेज था लाइफ में, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, है ना। अब तुम क्या बोलोगे, जिंदगी रोज ही ले रही है क्या, अलग से रोज दो। तो एक सर्टन टाइम आता है जब आप थोड़े से मैच्योर होते जाते हो। मैं आज सुबह का ही किस्सा बताता हूँ आपको। बड़ी गाली पड़ी मेरे को, पूछो क्यों, ऐसे मस्ती की बात है, थोड़ा बीच में होना चाहिए। सर ऐसा है कि मेरे को आज वो ऐसा ग्रुप के ऊपर आया कि आज ये डे है, मैं तो भूल भी चुका था, ये टेंशन ही इतने चल रहे जीवन में कि कौन से डे याद आने, यहाँ तो नाइट के पते नहीं चल रहे, डे की लगे। तो फिर उसमें आया, बोले आज रोज डे है। अब अपन उठे, अपन ने वो घर का जो गुलाब था उसको तोड़ा, लाके दे दिया। यही लड़की, हाँ यही लड़की कुछ सालों पहले इस बात पे झगड़ा हुआ था कि तू, तेरे को दिन याद नहीं है कि ये रोज डे है कि क्या है। जस्ट इन टाइम थोड़ा सा हम आगे आ गए। हाउ मैच्योरिटी वर्क्स। यही लड़की जिसने झगड़ा किया था कि तेरे को डे याद नहीं रहते, नहीं रहते भाई। लड़कों का एक बेसिक प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट चीज वो भूल जाते। फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग है, इंपॉर्टेंट चीज वो भूल जाते, लड़कों का बेसिक नेचर है, ठीक है। आप उसको कोई भी चीज बोलो ये कंफर्म याद रखना, वो कंफर्म भूलेगा, बराबर है। अब यही लड़की जिसने पहले झगड़ा किया था, यही आज झगड़ा कर रही वापस, तोड़ के आया। शांति से रहना चाहिए ना, मैंने ला करके रोज दे दिया। अब कितना अच्छा माहौल हो सकता था अगर हम निब्बा निब्बी होते तो, अगर हम निब्बा निब्बी होते तो। मैडम, अक्कल नाम की चीज है क्या तेरे को? मैंने बोला क्यों, तू रोज तोड़ के लेके आया है, बच्चा है क्या? मैंने बोला अरे पागल, तेरे को दे रहा ना मैं, तेरा दिमाग खराब है, यहीं से दिखा देता है फिर रोज डे। एंड देन सी सेज तू बदल गया। अरे मैं कहां बदला? बोले मेरे को गमला दिखा देता। अगर मैंने नहीं लाया होता और गमला दिखाया होता तो क्या बोलती, इतने एफर्ट्स नहीं ले सकता क्या कि उठ के जादे तोड़ दे, दूसरा आ जाएगा। देखा, काफी दोगलापन है लाइफ में। आज सुबह की बात बता रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन आया मेरे को, अगली बार से मेरे गमलों को हाथ लगाया, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ माई हाउस। मैंने कहा थैंक यू। मेरे को समझा नहीं इस बात पे मैं खुश हूं या नाराज। अरे ऐसा कौन करता है यार लाइफ में, ऐसा कौन करता है लाइफ में। चलो खैर ठीक है। अगर आप कवर्ड हैं, कहां बेटा, ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर में, तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जाम है। तीसरा कैटेगरी सबसे ज्यादा चलता है। लेट्स से इसको पेंशन मिलने वाला है 20,000। अब इसको पता है यार ये रिटायर हो चुका है, मैक्सिमम इच्छाएं पूरी हो चुकी है, इसका खर्चा 5,000 में भी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, कंपनी को बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आउट ऑफ होल अमाउंट जो 15,000 है आप उसको कम्यूटेड में डालिए, मतलब आप मेरे को ये लमसम दीजिएगा, और इसके बाद में मेरे को आप क्या कीजिए, सिर्फ 5,000 ही मंथली दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, पार्टली कम्यूटेड एंड पार्टली मंथली। समझ में आया? तो आप क्या करते हैं, सर्टन परसेंटेज ऑफ योर पेंशन क्या कर देते, कम्यूटेशन में डाल देते। दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। समझ में आई बात? 99% लोग तीसरा कैटेगरी फॉलो करते हैं, जहां पे वो क्या करते हैं, सर्टन अमाउंट लमसम में शिफ्ट कर देते और सर्टन अमाउंट
एन्युटी में शिफ्ट कर देते, ताकि उनका दोनों काम हो, जब रिटायर हो एक लमसम अमाउंट भी मिल जाए और रिटायरमेंट के बाद हर मंथ खर्चा चलाने के लिए एक पेंशन भी मिलती रहे। बराबर है। अब सोचिए तीसरे कैटेगरी में क्या होगा। तीसरा कैटेगरी जो है उसमें एक एन्युटी अमाउंट मिल रही होगी, दैट विल बी टोटली टैक्सेबल। जो लमसम अमाउंट मिली उसमें से एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना मिलेगा? अगर ग्रेचुटी मिली है तो 1/3, ग्रेचुटी नहीं मिली है तो 1/2 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। अब फुल वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकालते हैं? अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। यस, अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। यस और नो? चलिए, पेंशन जो उनो से रिसीव्ड हो रही है वो क्या है बेटा? एग्जम्प्ट। उनो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से जो मिल रहा है वो एग्जम्प्ट, और ये रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के लिए भी एलिजिबल है। चलिए चार्ट वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस मिला तो क्या होगा? टैक्सेबल। ऑन रिटायरमेंट हुआ, आफ्टर द डेथ। आफ्टर द डेथ कहा जाएगा IFOS के अंदर में। ऑन रिटायरमेंट, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड इज टैक्सेबल टू ऑल। कम्यूटेड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय covered under the gratuity act, not covered under the gratuity। in receipt of gratuity, not in receipt of gratuity। in receipt of gratuity होगा तो कितना exempt? 1/3 of full value of pension। otherwise कितना exempt? 1/2 of full value of pension। is that done? चलिए रजिस्टर में जाइए, लिखिए पेंशन, रेफर नोट्स। go on, speed up। इज दैट डन? नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 1010B। अब क्या होता है ये रिट्रेंचमेंट? मान लीजिए ये अपना दर्शन ही एक दिन मस्त काम कर रहा था, अचानक इसकी बॉस आई, बॉस आकर के बोलती है दर्शन यू आर फायर्ड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, कल से आप काम नहीं करेंगे। दर्शन बोलते क्या क्या क्या? जब चार रख लिया, जब चार निकाल दिया, मैं कोई प्लग हूं? प्लग? जब चार रख लिया, जब चार निकाल दिया? मेरा भी घर बार बीवी बच्चे है, ऐसे कैसे आप निकाल सकते हैं? ये बोले नहीं, ऐसे कैसे निकाल सकते? इट्स माय कंपनी, यू आर फायर्ड। मैडम मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा और केस फाइल करूंगा कंपनी के खिलाफ। आपने देखा है कई बार कंपनीज में न्यूज आती है कि ले ऑफ्स हुए हैं अचानक से। आप सोच करके देखिए, कोई एम्प्लॉय अपना सब कुछ प्लान करता है आपके हिसाब से कि मेरे को हर मंथ इतना आएगा तो मेरा घर का EMI इतना होगा, मेरा ये इतना होगा, मेरा वो इतना होगा, वो प्लान करता है। अचानक वन फाइन डे आउट ऑफ नोवेयर आपको पता चलता है कि भैया आपको डिबार कर दिया। ये तो ऐसा हुआ रिजल्ट के दिन अनफेयर मीन्स लिख के आ गया, एंड यू डोंट नो व्हाट अनफेयर मीन्स यू डिड। समझ में आया? सोचो आज किसी का रिजल्ट स्टक हो गया, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, मैंने किया क्या है। समझ में आई बात? तो वो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। अब ऐसे केस में जो लेबर होता है उसके पास एक राइट होता है एज पर द लेबर लॉ कि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट दिस एब्रप्ट रिमूवल, और इस केस में वो कंपनसेशन डिमांड कर सकता है। इस कंपनसेशन अगर उसको मिल जाता है तो ये कंपनसेशन को कहा जाता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। लॉजिक समझ में आया इसके पीछे? तो कई बार अगर आपको एब्रप्टली बाहर निकाल दिया जाए तो यू हैव अ राइट टू फाइल अ सूट इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कि बॉस मेरे को एब्रप्टली बाहर निकाल दिया, इससे मेरा घर बार बीवी बच्चे ये सब तकलीफ में आ गए हैं, मुझे चाहिए कंपनसेशन, अपने को मांगता पैसा। समझ में आई बात? अब अगर ये केस जीत गया या ऐसे नंबर ऑफ पीपल ये केस जीत गए, कंपनी हैज टू पे देम द कंपनसेशन। दिस कंपनसेशन इफ रिसीव्ड विल बी कॉल्ड एज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। समझ में आई बात? अब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तहत मिला है तो टोटली नील। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तहत मिला है तो टोटली नील। अगर अदर्स है तो लोअर ऑफ 3 थिंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन। पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, तीसरा अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब ये अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ही आपको राइट देता है कि आप क्या करें, सूट फाइल करें। तो जो भी अमाउंट कोर्ट ने डिसाइड की है एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वो आपको प्रॉब्लम में दी होती है, पुट द वैल्यू
गेट द आंसर। तो लोअर ऑफ थ्री थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, तीसरा अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। बोलो मेरे साथ एक बार एवरीबॉडी, लोअर ऑफ थ्री थिंग, पहला, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, तीसरा अमाउंट डिटरमाइंड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। क्लियर है भैया? चलो जी भैया, अब आते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैसे निकाला जाता है। अब एक बार इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है कि ये प्रॉब्लम तो दे दिया, लेकिन उसने ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की अमाउंट ही देना भूल गया, और बाद में सजेस्टेड आंसर में आया था कि इट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। इट वाज expected out of a student to understand how it is calculated, what amount determined as per industrial dispute act। तब जा करके हमको समझ में आया कि ये भी बच्चे को समझना चाहिए, हमने बुक्स में इंक्लूड कर दिया। कैसे निकालेंगे? 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 months इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। यहां सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट, और ये डिस्प्यूटेड भी है। कुछ बुक्स यहाँ पे बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर भी लिखते हैं, पर ये डिस्प्यूटेड मैटर है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट देते हैं और काम खत्म कर देते हैं। यस, अच्छा जी, चलो मेरे साथ एक बार तीनों रिवाइज करोगे क्या अब तक जो पढ़ा? लेट्स रिवाइज। सबसे पहले ग्रेचुटी, यू कैन यूज योर हैंड इफ यू वांट टू हैव अ चार्ट अपने इमेजिनेशन में। During the service, on retirement, after the death. During the service, taxable. After the death, not taxable. On retirement, government employee, non-government employee. Government employee, fully exempt. Non-government employee, covered under the Gratuity Act, not covered under the Gratuity Act. Covered under the Gratuity Act, lower of three things. पहला, दूसरा 15/26 into last drawn salary into number of years of completed service और part thereof in excess of 6 months, maximum limit 20। कट कॉपी पेस्ट दो चीजें, बीच वाला आइटम बोल दो, half into average salary of 10 months preceding the month of retirement into number of years of completed service। everybody चलो बाजू करो। पेंशन, पेंशन के 3 पार्ट, ड्यूरिंग द सर्विस, after the death, during the service taxable, after the death taxable in IFOS, on retirement commuted, uncommuted, uncommuted is taxable to all, commuted government employee, non-government employee, government employee fully exempt, non-government employee in receipt of gratuity, not in receipt of gratuity, in receipt of gratuity 1/3 is exempt, otherwise 1/2 is exempt, 1/3 और 1/2 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। क्लियर है? फिर हमने तीसरी चीज पढ़ा, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एज पर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फुल्ली एग्जाम। अदर्स के केस में लोअर ऑफ थ्री थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, तीसरा अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। क्लियर है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे लिखा है। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि डिस्प्यूटेड होता है तो वो देते नहीं, डायरेक्ट अमाउंट दे देते, काम खत्म। एवरीबॉडी यस, चलो रजिस्टर में लिखो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रेफर नोट्स। (15/26) रिट्रेंचमेंट तो होगा ही वन टाइम ना, एक ही आदमी को बार बार कैसे निकालेंगे? मतलब वो बाय डिफॉल्ट में वन टाइम ही होता है, ऐसा नहीं होता। हाँ जी, नेक्स्ट इज VRS। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी, नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी, क्योंकि इस बार PF में पूछने लायक बहुत कुछ है एंड लीव एनकैशमेंट में अमेंडमेंट है। तो इस अटेम्प्ट के लिए VRS इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव एनकैशमेंट इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले भी लिखा के दिया है, चेक कर लीजिए, यानी इंपॉर्टेंट की लिस्ट पहले भी लिखा के दी है।
अदरवाइज मैं हर साल वीआरएस को इंपॉर्टेंट बोलता हूं, इस साल के लिए लीव एनकैशमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट है, मॉनेटरी लिमिट की अमेंडमेंट है। समझ में आ रही है बात? चलो नेक्स्ट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस, इसका एग्जामिशन वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है, राइट? आप 2 बार नहीं ले सकते, तो द एग्जामिशन इज अवेलेबल वंस इन अ लाइफ टाइम। नीचे लिखा है चेक। अच्छा जी, वीआरएस का मतलब क्या है? आदमी खुद काम छोड़ देता है। लेट अस अंडरस्टैंड। कई बार ऐसा होता है कि आदमी एक तरह का मोनोटोनस जॉब कर करके परेशान हो जाता है। रिटायरमेंट का एज 60 है, कंपनी हर साल क्या करती है? इज्जत से निकालती है। समझ में आई बात? वो हर साल 2 साल में क्या लेके आती? वीआरएस स्कीम लेके आती। और ऐसे सारे एम्प्लॉय जिनका मन भर चुका है, मतलब वो एम्प्लॉय 20 साल से काम कर रहा है, वो बोलता है यार मैं 3-4 साल और काम कर लेता हूँ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेके जाऊंगा। कंपनी बोलती है यार इस आदमी के चक्कर में मैं कोई नया टैलेंट हायर नहीं कर पा रहा और कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही, पर मैं उसको निकाल नहीं सकता, 20 साल से बेचारा काम करते आया है। यस और नो? मैं नए टैलेंट के चक्कर में अब उसको थोड़ी निकाल दूँ जो 20 साल से मेरे यहाँ काम करते आया है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती? थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करती। कंपनी लेके आती वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। बोलती है हम आज ही आपको कंपनसेशन दे देंगे, आप जितना काम करने वाले हो उसका, प्लस आप रिटायरमेंट अदर बेनिफिट्स के लिए भी एलिजिबल होंगे, आप थोड़ा जल्दी चले जाओ। समझ में आ रही है बात? वैसा नहीं होता जैसे मम्मी पापा बाहर गए, अचानक काम वाली दीदी भी आपके घर पे आती है एंड यू हैव सम डिफरेंट प्लान्स, तो आप उनको बोल देते हो कि नहीं नहीं दीदी आज आज सब ऐसा कुछ खराब किया ही नहीं है, तो आप थोड़ा जल्दी चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस वैसे ही आप उनको बस प्यार से इज्जत से बाहर निकालते हो, पेमेंट दे करके कि सर ये लीजिए पेमेंट और आप पहले रिटायरमेंट ले लीजिए। वॉलेंट्रीली आप क्या कर लीजिए? रिटायर। हम आपको निकालें उससे बेहतर तो ये आप खुद होके चले जाओ। अच्छा जी सर। अब वीआरएस में आप क्या देते हो? कंपनसेशन देते हो। क्यों? कि 3 साल तक के वो काम करेगा, उससे बेटर उसको आज निकाल दो। कंपनी को क्या फायदा है यार? कंपनी को आप बोलोगे यार कंपनी को तो वैसे भी पेमेंट लग रहा है, तो कंपनी को क्या बेनिफिट है भाई? डिडक्शन तो मिल ही रहा है ना। दूसरी बात, जो नया एम्प्लॉय हायर करोगे वो मच टैलेंटेड होगा, उससे ज्यादा पैसा बना लोगे। इमेजिन कोई व्यक्ति अगर कई सालों से काम कर रहा है और कोई व्यक्ति बिल्कुल नया नया आया है, तो नया नया आया है उसकी भूख कभी भी ज्यादा रहेगी काम करने की। मेरी बात समझना, उसकी भूख कभी भी ज्यादा रहेगी काम करने की। वो बोलेगा यार मैं कम पैसे में भी काम करने को रेडी हूं, क्योंकि ही इज ऑन द इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ। बराबर है? इमेजिन आप अगर किसी कंपनी में जाओगे, आप बोलोगे ठीक है यार 9 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन चालू तो करें, कुछ तो मिल रहा है, 3.5 साल की गरीबी है, कुछ तो मिल रहा है। बराबर है? एज कंपेयर टू दैट अ सीए विद 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसको पैसे का कोई काम रहेगा क्या? उसने जितना जो कुछ सोचा था उससे कई गुना मल्टीप्लाई में मिल चुका होगा, अब वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा। तो वो क्या करता? शानदार वीआरएस लेता और काम खत्म कर देता। दैट्स हाउ वीआरएस वर्क्स। अब नेक्स्ट पॉइंट, वीआरएस जो होता है, वीआरएस जो होता है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो एम्प्लॉय को आप वॉलेंट्री रिटायर कर रहे हो वो आपकी एंटायर कंपनी में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए रिलायंस से निकाला और जियो में फिट कर दिया। बराबर है? ऐसा नहीं होना चाहिए रिलायंस से निकाला जियो में फिट कर दिया, वो सेम मैनेजमेंट में नहीं जाना चाहिए दोबारा, नहीं तो एक ही कंपनी 2-2 बार डिडक्शन ले लेगी। बराबर है? देयर इज सम बेसिक कंडीशन, राइट? कि भैया एक दूसरा ये वैकेंसी फिलअप नहीं होना चाहिए, मतलब आपको कोई दूसरा व्यक्ति ही वहां पे क्या करना होगा? खड़ा करना होगा। वीआरएस से ओवरऑल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय है कंपनी में वो क्या होने चाहिए? रिड्यूस। आप बाद में जाके रिक्रूट कर लो, अलग बात है। अभी ओवरऑल क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। कितना रिडक्शन मिलेगा? लोअर ऑफ 3 थिंग। पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख। तीसरा अमाउंट हायर ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस। अब एक एक पार्ट को थोड़ा सा समझते हैं। आप अगर मॉड्यूल देखोगे ना तो उन्होंने 3 के जगह यही 4 आइटम लिखे हैं, 1, 2, 3 और 4। बराबर है? बट देर आर सम बेयर टेक्स्ट जो इन दोनों में का हायर और इन तीनों में का लोअर बोलते हैं, हम वो फॉलो करते हैं। जबकि आप अपना ही मॉड्यूल देखोगे उन्होंने लोअर ऑफ 4 थिंग कर रखी है, 1, 2, 3, 4, ऐसा लोअर ऑफ 4 थिंग कर रखी है। बट अगर आप एक्चुअल बेयर टेक्स्ट देखोगे और अगर आप कई रेफरेंस बुक भी देखोगे तो उसके अंदर में यहाँ पे इन दोनों में का हायर और इन तीनों में का लोअर लिया गया है, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट फॉलो कर रहे हैं।
तो पहला एक्चुअल, दूसरा 5 लाख, तीसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी। सैलरी मतलब क्या बेटा, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस इनटू 3, या फिर लास्ट ड्रॉन सर्विस इनटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर सर्विस। अब ये कैसे निकालते, बैलेंस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर सर्विस। अंडरस्टैंड, एज ऑफ रिटायरमेंट आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि कंपनी में एज ऑफ रिटायरमेंट कितनी है। लेट अस से एज ऑफ रिटायरमेंट इज 60, बराबर है। एम्प्लॉय की एज जब वो रिटायर हो रहा है, लेट से 45, वो 45 में ही रिटायर होना चाहता है। जैसे आप लोगों का थॉट है, भैया थोड़ी जिंदगी मिली है, जिसमें से 20 तो बहुत बर्बाद कर दी है, बराबर है, 40 के आगे कुछ होने नहीं वाला, तो 20 से 40 में जो करना है कर लो लाइफ के अंदर में, एक थॉट होता है। और वैसे भी अगर बात करें, अगर हम जिस कैटेगरी वाले लोग हैं, हम सब ये चाहते हैं भैया 40-45 में हम हमारे काम को आराम दे देंगे, बचे हुए लाइफ के कुछ अदर पर्पजेस है वो पूरे कर लेंगे। आई एम श्योर हम सबका कुछ ऐसा ही होगा, राइट। अब मुझे बताइए बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स कितने बचे, 15 ईयर्स। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मंथ से। अब बताओ बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, 180। ये निकलेगा बैलेंस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर सर्विस। समझ में आई। तो एज ऑफ रिटायरमेंट इन द कंपनी माइनस एम्प्लॉय करंट एज, जो बचा उसको नंबर ऑफ मंथ्स में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हमने इंटू 12 कहाँ से किया, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं बेटा, 12। अभी कुछ भी हो सकता है। अब आप समझिए, ये हो सकता है 15 मंथ्स, 18 मंथ्स। सर मान लीजिए 15 मंथ्स 12 डेज, 15 मंथ्स ओनली कंप्लीटेड मंथ्स लेने हैं, ओनली हमें क्या करना है, कंप्लीटेड मंथ। पर इंस्टीट्यूट ने आपको आज तक इस पर टेस्ट नहीं किया, वो हमेशा कंप्लीट ईयर देते, 60 का इतना, 45 था, इतने ईयर बचे, इसको काय में कन्वर्ट कर दो मंथ्स, ठीक है। तो आपका सोचना गलत नहीं है, पर इंस्टीट्यूट ये नहीं पूछता। चलो जल्दी से, लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला क्या बेटा, एक्चुअल, दूसरा क्या बेटा, फाइल है, तीसरा अमाउंट, हायर ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, दूसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस। इन दोनों में का हायर और इन तीनों में का लोअर विल बी ट्रीटेड एज एग्जाम्पशन एंड द अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ये एमसीक्यू में पूछेंगे। इफ असेसी क्लेम्स 89(1) फॉर वीआरएस देन ही कैन नॉट क्लेम एग्जाम्पशन अंडर 1010C। अगर असेसी ने 1010C क्लेम कर लिया, मतलब ये एग्जाम्पशन क्लेम कर दिया, तो फिर रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) अवेलेबल नहीं है। तो फिर रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) अवेलेबल नहीं है। इज दैट डन। चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वही बात बोला भाई, 1010C लिया तो रिलीफ नहीं मिल पाएगा। बात तो एक ही हुई ना, ऐसे ले या वैसे ले। इन शॉर्ट 1010C या 89(1) कोई भी एक ही मिलेगा। ओके, व्हाई नॉट गाइस। प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करो। क्या है, मैं आपको बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ा दूंगा, बहुत सही टाइम चल रहा है, आप बिल्कुल सो जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा, तो तुम सही लाइन पे रहोगे। मैं बिल्कुल अपने आप को ही आप में देखता हूँ। चलो, प्रॉब्लम नंबर 3, कितने मिनट चाहिए साइज देख के बता दो। प्रॉब्लम का साइज देख के बताओ कितने मिनट में सॉल्व कर सकते हो। साला यार, हद होती है। आई थिंक 10 minutes would be sufficient. Try to solve it in 10 minutes. Problem number 3, here you go.
सर आज रिजल्ट आएगा क्या? फाउंडेशन के रिजल्ट को लेके बेचारे इतने पैनिक हो रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट रिजल्ट होता है। इंटर वालों को पता है क्या है, अब ये लोग रिजल्ट का टेंशन ही छोड़ चुके हैं। क्या है, पेपर देके पता चल जाता है होना क्या है। चलो जल्दी से। कैलकुलेटर का क्या नाम? नाम कुछ नहीं है, मैंने इसको मलेशिया से लिया था, तो कुछ ही। ओ मलेशिया से लिया था, अच्छा लग रहा, मेरे को बहुत क्यूट लग रहा था। तो ये मेरे कलर को मैच नहीं करता, फेमिनिस्ट लगता है, बट ठीक है, मेरे को बहुत क्यूट लग रहा था तो वो मैं लेके आ गया था। मेरे को नाम खुद भी नहीं मालूम। और तुम मेरे कैलकुलेटर फोकस, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ई शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 BAC। ग्रेड पे वाला क्वेश्चन है। ट्राई करो, गलत होगा चलेगा। शुड आई स्टार्ट?
pretty much good question, try it. कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत होगा चलेगा. Is your basic salary coming to 2,43,000? Everybody? That's 20,000 into 9 and 21,000 into 3. Your DA should be 24,300. Your bonus should be 21,000. That's March salary. Everybody, he contribute 15% of pay as DA towards his recognized provident fund and company contribute the same amount. Recognized provident fund. Though we are yet to learn this, but still हम लोग residential status में पढ़ के तो आए हैं. Recognized provident fund 15% of salary. यहाँ पे लिखा है पे एंड डीए, मतलब क्लियर कट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट. यस, 2,43,000 प्लस 24,300 into 15%. That's 40,095. That is of basic plus DA. ऐसा खुद प्रॉब्लम नहीं करने बोला है. लेस exempt up to 12% of salary. $8,019 became taxable. 8,019 became taxable. Everybody, क्लियर बोला है. डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट. आगे तो अपना वो क्वेश्चन भी खत्म हो गया. He is provided with free housing facility which has been taken on rent by the company. Oh my God, are they talking about RFA guys? बराबर है. इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. बनाएंगे. ठीक है. फिर लैपटॉप फैसिलिटी दिया. क्या पकड़ू बोलो. नील बेटा, लैपटॉप दिया या सेल किया? दिया ना. ठीक है. कंपनी रीइंबर्स्ड मेडिकल बिल. रीइंबर्स किया है. बताओ क्या करूं. मेडिकल बिल रीइंबर्स्ड 25,000. Monthly salary 1,000 of a housekeeper is reimbursed by the company. Housekeeper salary. Everybody. Gift voucher. Now there are two treatments for it. First, let's tax the whole 10,000.
Everybody, are you getting the point? Everyone. Conveyance allowance. Conveyance allowance. 12,000. But sir, it spends for official purpose. Conveyance allowance is totally taxable. Nothing nowhere mentioned that if expended for official purpose, we will exempt it. Totally taxable. Personal accidental policy. Nil. Telephone allowance. Is it 6,000? Check. सर ग्रेड पे कैसे आया ये बता दो एक बार। वाह बेटे क्या तकलीफ है, लो बिठा दे। 1/1/2023 को उसने ज्वाइन किया होगा जब उसकी सैलरी 20,000 होगी। एग्जैक्ट 1 साल बाद उसकी सैलरी 1,000 से इंक्रीज हुई होगी। आपका प्रीवियस ईयर है 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024, तो 20,000 इंटू 9 एंड 21,000 इंटू 3, ये ऐसे आया। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी, एक्सीडेंटल पॉलिसी टैक्सेबल परक्विजिट में नहीं आता, मेडिकल में देखा है अपन ने। कहाँ देखा है बेटा? मेडिकल में देखा है अपन ने। आई थिंक इट इज डन। अब एक ही चीज बचती है, कौन सी? RFA। RFA इज इट टेकन ऑन लीज बेटा? इज इट टेकन ऑन लीज? लीज है तो परक्विजिट कैसा होता है? लोअर ऑफ पहला एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। बोलो, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर? इज इट 1,20,000? बी, अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट। याद आया क्या? 10% of salary, not 15% of salary as per the new notification. As per the new notification, 10% of salary. बच्चों सैलरी बोले तो बेसिक प्लस DA प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। Basic 2,43,000. Since DA is forming part of retirement, 24,300. Bonus covered, yes, 21,000. Oh yeah, commission not given. Plus 6,000 as telephone allowance. Is there any other allowance? Convenience भी है। हाउस कीपर का परक्विजिट अलाउंस नहीं, हाउस कीपर दिया है। $3630 everybody। तो हाँ, कोई तो हाँ बोल, कुछ तो हाँ नहीं, कुछ तो बोल दो सालो। पक्की बात? कोई Is that done? बोलो बेटा। What is the total? 2,43,000 plus 24,300 plus 21 plus 8,019, 36,30, 25,000, 12,000, 10,000, 12,000, 6,000. How much? What is gross salary? 3 lakh?
91,949 इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे ब्रो, हैशटैग ब्रो, इज इट 341,949? ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पे हो सकती है, एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताता हूं आपको। तो वैसे यहाँ पे ये न दिया हो कि कन्वेंस अलाउंस इज फॉर ऑफिशियल पर्पज है, एक चीज लिया जा सकता है कि भैया कन्वेंस अलाउंस को प्योरली ऑफिशियल पर्पज मान करके आप उसको नील ले सकते हो। इंस्टीट्यूट ये भी कर सकता है, ये मान के चलना, पर हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कन्वेंस अलाउंस ऑफिशियल पर्पज के लिए दिया होगा तो नील, पर एक जनरल अजम्पशन ये भी बनता है, इफ समथिंग इज गिवन फॉर ऑफिशियल पर्पज एंड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लाइंट, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, तो आप उसको एग्जाम्पशन ले सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली फिर आंसर क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एक पॉइंट नीचे लिख के रखिए, कन्वीनियंस अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल, convenience allowance is totally taxable. However, one can have an assumption, however, one can have an assumption that since it is for official purpose, it may be exempt. An answer will change accordingly. Is that done, Malik? चलो एक और नोट लिखो गिफ्ट पे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इन केस ऑफ गिफ्ट, alternative solution in case of gift. In case of gift, only the differential value rupees 5,000 could be taxed. डन है? चलो हाँ जी बिल्कुल सही। एम्प्लॉय ने जो आरपीएफ किया है मैं उसकी सैलरी में ऐड कैसे कर दूं? उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसका डिडक्शन मिलना चाहिए ना 80C में। यस, फिर भी लिखो, तुमको ये पॉइंट आया तो देश में बहुत लोगों को आ सकता है, लिखो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन will be reduced while computing total income. Is that done? चलिए
आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं लीव सैलरी। इसके ऊपर चल रहे हैं हम लोग लीव सैलरी। पहला क्या पढ़ लिया बेटा? ग्रेचुटी। दूसरा क्या पढ़ लिया? पेंशन। तीसरा क्या पढ़ लिया? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। चौथा क्या पढ़ लिया? वीआरएस। पांचवा किस पॉइंट पे आ रहा है? लीव सैलरी। पांचवा किस पॉइंट पे आ रहा है? लीव सैलरी। ये बच्चा पूछ रहा है सर आपने 25,000 ऐड क्यों किए मेडिकल में? बेटा रीइंबर्समेंट टोटली टैक्सेबल है, हम पढ़ के आए हैं, कैसी बातें कर रहे हो सर? पर्सनल एक्सीडेंटल प्रीमियम आपने क्यों एग्जम्प्ट किया? मेडिकल जाकर के एक बार पढ़ लो बेटा, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें पर्सनल एंड अदर एक्सीडेंटल पॉलिसी को एग्जम्प्ट किया गया है। सर एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ वो पहले सैलरी में ऐड क्यों नहीं किया? एम्प्लॉयर से मिलेगा तो सैलरी में ऐड करोगे ना, खुद का कंट्रीब्यूशन खुद की सैलरी में ऐड करके टैक्स बढ़ाओगे क्या? सर गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एग्जम्प्ट नहीं होगा। मैरिज एनिवर्सरी और मैरिज एक ही दिखता है रे तेरे को? मैरिज में आदमी एक्साइटेड रहता, मैरिज में एनिवर्सरी में नहीं। अरे मतलब मैरिज एनिवर्सरी पे कौन एक्साइटेड होता है भाई? यस कुछ भी सवाल पूछते हो यार तुम, इतना पढ़ा है उसके बाद भी। चलो लीव सैलरी। अब ये लीव सैलरी क्या होती है? ये तुम जैसे लोगों के लिए प्रोफेशनल। पूछो क्यों? अभी देखो तुम्हारे को अगर जॉब लग गया इफ एनी, अरे तुम लोग बिजनेस के लिए बने हो रे, तुम सिर्फ जॉब के लिए थोड़े नहीं बने हो। ऐसे अपने आप को एक ही तरफ से देखना बंद करो। सुनो, अब मान लो तुमको इफ एनी जॉब मिल गया, ठीक है, सपोज आईटी में मिल गया और सैटरडे संडे खाली मिल गया, तुम वो कैटेगरी के लोग हो जिनको छुट्टी की आदत नहीं है, और अचानक छुट्टी मिल जाए तो बावले हो जाओगे। तुम बोलोगे करना क्या है, बराबर है कि नहीं? तुम बोलोगे साला करना क्या है। ऐसा होता है पहले जब तक के क्लासेस चलती रहती, तुम इतने ज्यादा बिजी होते हो तो तुमको लगता है एक दिन की छुट्टी मिल जाए यार, और जब सारे टीचर तुमको छोड़ देते जाओ घर जाओ, तो तुम परेशान हो जाते करना क्या है अब। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये हमको कैसे छोड़ सकते हैं? संडे अंडे अचानक से छुट्टी मिल जाए, छुट्टी क्या होती है, ये कैसे हो सकती है हमारे को? नहीं नहीं है गलत। आदमी 2 बार चेक कर लेते हैं छुट्टी है क्या, सही है कि नहीं है। अब तुमको सैटरडे संडे छुट्टी दे दिया, तुम बोलोगे मैं करूं क्या? दोस्त बने नहीं, जो बने थे वो सीए बने नहीं। बराबर है। तीसरा, ये कोर्स इतना अच्छा था कि कोई और कुछ बना नहीं, मैं छुट्टी का करूं क्या? बराबर है। और कोर्स इतना प्यारा था कि तुम्हारे कोई शौक पानी भी नहीं, बराबर है कि नहीं? ले देके तुम्हारे शौक पानी भी नहीं, तैयार वैयार होना तुमको आता नहीं, सब भूल चुके हैं। इन शॉर्ट, व्हाट इज योर अटायर? बर्म्यूडा टी शर्ट, गेम ओवर। दिस इज योर अटायर, दैट्स हाउ यू वर्क। अब तुमको अगर छुट्टी मिल जाए तो तुम उस छुट्टी को तो लोगे नहीं, तुम उसके जगह पे बोलोगे मैं एक काम करता हूँ, काम ही कर लेता हूँ। अब अगर मान लीजिए छुट्टी है, छुट्टी पे तुमने छुट्टी ना लेकर के काम कर लिया तो दैट्स इज काउंटेड एज ओवर टाइम, बराबर है। और ऐसी लीव के तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक या तो तुम इसके जगह पे लीव ले लो, या ये सब अक्यूमुलेट करते जाओ और रिटायरमेंट के टाइम पे एक साथ आप क्या ले लो? पैसे ले लो इस लीव के बदले में। तो 2 ऑप्शन है, मैं आज सर काम कर लेता हूं, मेरे को 4 दिन बाद जाना है, मैं तब लीव लूंगा। एक, इस तरह से आप सेट ऑफ कर दो। दूसरा सिचुएशन क्या है, मैं सारी लीव अक्यूमुलेट करते जाऊंगा, जिस टाइम मेरे को जरूरत होगी मैं लूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जिस टाइम मेरे को जरूरत होगी मैं ले लूंगा। इसको क्या कहा जाता है? अक्यूमुलेशन ऑफ लीव। और इस अक्यूमुलेशन ऑफ लीव के बदले में आपको क्या मिलता है? पैसा। आप इसे एनकैश करवा लेते हो, बराबर है। अब ये ड्यूरिंग द सर्विस मिला, टोटली टैक्सेबल। ड्यूरिंग द सर्विस मिला बेटा, टोटली टैक्सेबल। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय मिला, नॉट टैक्सेबल। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय मिला क्या बेटा? नॉट टैक्सेबल। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोअर ऑफ 4 थिंग। पहला एक्चुअल, दूसरा एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी इनटू 10 मंथ्स। तीसरा मैक्सिमम लिमिट पहले थी 5 लाख, इसको कर दिया गया है 25 लाख। पहले यहां पे हुआ करता था 5 लाख, इसे कर दिया गया है 25 लाख। पहले हुआ करता था 5 लाख, इसको कर दिया गया है 25 लाख। लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज। चलिए इसे बनाते हैं पहले।
रजिस्टर में जाओ, लीव एनकैशमेंट, ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, ऑन रिटायरमेंट आफ्टर द डेथ। बोलो ऑन रिटायरमेंट कैसे करेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो फुल्ली एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो लोअर ऑफ फोर्थिंग। Sir, can we take gift into IFOS? No, it is received from employer. You have to take it here only. Yes. T, T क्या है बोलो? Leave credit for 30 days. Leave credit for 30 days. Then अब ये लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये देखिए, लीव क्रेडिट फॉर 30 डेज, लीव क्रेडिट ऑलरेडी गिवन, तो लीव क्रेडिट that is balance leave into average salary divided by 30. देखिए कई प्रॉब्लम में बैलेंस लीव ऑलरेडी दी हुई होती है, तो आप ले लो बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30, बैलेंस लीव नॉट गिवन, तो सबसे पहले आप देखो नंबर ऑफ लीव्स अलाउड, इसमें से माइनस करो लीव ऑलरेडी टेकन, ये बन जाएगी बैलेंस लीव। फिर वही फॉर्मूला लगा देना, बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30।
इज दिस डन? चलो जी, अब समझिए नंबर ऑफ डेज लीव अलाउड। लीव अलाउड कितनी होती है? हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन लीव अलाउड बदल सकती है। डू यू अग्री? यस। देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो लीव कितनी देते हैं, पहले ये समझते हैं एज पर लॉ कितनी है। एज पर लॉ आपको 30 डेज का पेड लीव अलाउड है। एज पर लॉ आपको 30 डेज का पेड लीव अलाउड है। पेड लीव क्या है भाई? कि भैया जहां पे आप सिक लीव ले सकते हैं, तो एक हो सकता है मोर देन 30 डेज, बराबर है ना? एक हो सकता है प्योर 30 डेज, और एक हो सकता है लेस देन 30 डेज। पक्की बात? अगर 30 डेज या लेस देन 30 डेज है, आपको क्या लेना है? एक्चुअल। और अगर 30 डेज से ज्यादा है, यू हैव टू टेक 30 डेज इन ईच ईयर। लेट मी टेल यू द डिफरेंस। आईटी सैटरडे और संडे भी छुट्टी मिलती है इंस्टेड ऑफ जस्ट संडे। अब सैटरडे की जो छुट्टी मिल रही है आपको, ये तो यानी मोर देन 30 डेज की लीव हो गई आपकी। यू हैव टू टेक 30 डेज ईच ईयर ओनली। जब आप नंबर ऑफ लीव अलाउड करते रहेंगे, तो लेट से 20 साल काम किया है, तो आप क्या करेंगे? इवन दो आपको 30 से ज्यादा लीव मिल रही है, आप कैलकुलेशन करोगे 30 × 20 ईयर्स, तो ये बन गया आपका नंबर ऑफ लीव्स अलाउड। तो अगर 30 से ज्यादा भी है, तो जो कैलकुलेशन करोगे आप वो कितने पे करोगे? 30। और अगर 30 से कम है या डॉट 30 है, तब तो कैलकुलेशन आपको 30 पे ही करना है, इंटू नंबर ऑफ डेज अलाउड, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ लीव अलाउड माइनस लीव ऑलरेडी टेकन, तब बनेगा बैलेंस लीव। लीव क्रेडिट का फॉर्मूला सिंपल है, बैलेंस लीव इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। यस। सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। यस। लीव अर्न, लीव क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। Relief under section 89(1) is also available. Is that done? चलिए, check any question is pending. I guess question number 1 is only pending. Yes, चलो go for it. Assume not opting for 115 BAC. Start.
पेड इन कैश लास्ट का वर्ड कट कर दीजिए, पेड बाय अकाउंट पे ही क्रॉस चेक रखिए। शुड आई ट्राई कर रहे हो? भाई साहब करूं? कम ऑन, ट्राई ट्राई ट्राई, कुछ नहीं होता, गलत होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा करूं क्या? भाई जी रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। कर लू के? अरे कर लू के? क्या होगा रे तुम्हारा, कैसे होगा? छोड़ो, तुमसे ना हो पाएगा।
सबसे पहले आता है सैलरी, दैट्स 6 लाख। फिर आता है डीए, दैट्स 2,40,000। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 36,000। देन मोटर कार is it 28,800? सर ड्रिवन बाय एम्प्लॉय लिखा है तो शॉफर नहीं है। नील, लोन फ्रॉम आरपीएफ, नील, लोन इज नॉट एन इनकम। लंच, $9,000 is taxable. Number of days lunch is provided is not given. तो हम क्या अज्यूम करते हैं 300 डेज, बराबर है ना। फिर हो गया ये लंच 1 2 3 4 8। कंप्यूटर नील, here your gross salary arised। सर वो हरीश मैडम मेडिकल प्रीमियम पेड, अच्छा उसको सैलरी में ऐड करेंगे क्या? इज इट 913,800? इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे 50,000 का, 863,800 ये हमारा हुआ टैक्सेबल सैलरी। वही है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, पूरा 15,200 रुपए, 8,48,600 टोटल इनकम। while on tour on official duty। नोट्स लिखो। नोट नंबर 1, लोन फ्रॉम आरपीएफ इज नॉट एन इनकम। लोन फ्रॉम आरपीएफ इज नॉट एन इनकम। लोन फ्रॉम आरपीएफ इज नॉट एन इनकम। नोट नंबर 2, कंप्यूटर प्रोवाइडेड, कंप्यूटर प्रोवाइडेड is an exempted perquisite। Third, accommodation for official purpose is not taxable। It is assumed lunch is provided for 300 days। It is assumed lunch is provided for 300 days। Is that done? Thank you so much। यहां लेंगे अब एक और ब्रेक।
यहां तक हमने क्या कर दिया है, रिटायरमेंट बेनिफिट का सिर्फ पीएफ छोड़ा है, अदरवाइज सैलरी में सब कुछ खत्म कर दिया हमने। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचा है सैलरी के अंदर में, और वो है प्रोविडेंट फंड। हैव अ टी ब्रेक, आराम से हैव कितना बजा है अभी 11 ना, तो बचाना 4:35 वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशन और द नेक्स्ट लेक्चर। इज दैट डन? तो हैव अ लिटिल ब्रेक, चाय वाय पियो, थोड़ा सा फ्रेश हो, वापस आओ, वापस एक सेशन लेंगे। सैलरी खत्म करने के बाद हम एक नॉन हेड वाला चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है? बाय बोलो।